आप सभी का आज की इंट्रोडक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इन लेक्चर्स में देख रहे हैं कि जो भी हमने इन दिनों में सीखा था उसमें से कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपके समझ में नहीं आई हो। तो आज भी कुछ लोगों के क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, तो उनको बारी बारी से हम देखते जाएंगे और उन पर बात करते जाएंगे। तो आप लोग रेडी रहें, अपने नाम की लिस्ट जो आपको मिली है उसके अकॉर्डिंग रेडी रहें। पहला मैम विजय जी हैं। विजय जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते। विजय जी का क्वेश्चन मैम है, क्या इमोशंस को कंट्रोल करने से ऑर्गन कंट्रोल किया जा सकता है? और दूसरा क्वेश्चन है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट से ही इमोशन कंट्रोल हो सकते हैं? ठीक है जी, विजय जी पूछिए। प्रणाम दीदी जी। नमस्कार। पहले तो आपको इमोशन बहुत 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 सारा थैंक यू। किस मैं चीज का जहाँ दीदी? भी निगाह डालती हूँ ग्रुप में वीडियो शेयर हुई रहती हैं। आपका आशीर्वाद है। एक्यूप्रेशर का स्प्रेड करने का जो काम कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय है। मैं रिप्लाई आपका नहीं दे पाती हूँ क्योंकि सुबह से शाम तक बहुत हेक्टिक हो जाता है और ये लोग हैं जी तो अभी सारा मैनेज कर लेते हैं। मेरे अकेले के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि सारा मैनेज कर पाऊँ, लेकिन दिखता तो है, देख तो पाती हूँ, बोल नहीं पाती बस। थैंक यू सो मच। बताएं। आपका आशीर्वाद काफी है दीदी, वो सब कुछ हमें बता देता है कि आप कहाँ सोच रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं हमें। जी 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 बताएं। दी, इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद से क्या हम ऑर्गन को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए हमारे जो इमोशन होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। एक जी इमोशन होता है हमारा जन्मजात होता है, जी जेनेटिक होता है, और एक होता है हमारा इनहेरिटेड होता है। एक इनहेरिटेड एक एक्वायर्ड होता है, बाद में जी ऐसा होगा। तो जो पैदाइशी है उसमें भी परिवर्तन तो होता है, नो डाउट, क्योंकि जो स्वभाव है, मनोभाव है, वास्तव में आपने देखा होगा सारे के सारे 5 एलिमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। वास्तव में अगर आपका स्वभाव स्वभाव अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको देखा जाए तो हमें न क्रोध है, न हमें चिंता है, न हमें दुख है, न हमें भय है, न हमें कुछ है। हम तो एक आत्मा स्वरूप है ना, शरीर तो एक ढक्कन है, बाहर का एक आवरण है, कवर है, और इसके अंदर ऑर्गन्स हैं। लेकिन वास्तव में हमारी स्थिति जो है वो सच्चिद आनंद है, सत बोलने वाली, हमेशा चित्त में निवास करने वाली और हमेशा आनंदित रहने वाली। और यही कारण है कि आज भी हम भले खुद झूठ बोलते हो लेकिन दूसरों से झूठ की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि वो हमारा मौलिक स्वभाव है, ओरिजिनल नेचर है, ट्रुथ। तो हम सच सुनना पसंद करते हैं। सच बोले ना बोले वो नहीं, पसंद करेंगे। ये पसंद नहीं करेंगे कोई झूठ बोलने वाला बड़ा पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा वो अंतर्निहित जो हमारी आत्मा है, उसका स्वरूप है, उसका संस्कार है, उसका स्वभाव है, वो है सत्य। दूसरा चित्त, हमेशा अपने चित्त में रहना। तो इसीलिए जब हमारे चित्त बहुत चंचल होता, भटकता है, तो हम कहते हैं हमें शांति चाहिए, क्योंकि वो हमारा अपना खुद का नेचर है, उसमें हमें रिलैक्स मिलता है। और तीसरा आनंद, आनंद की तलाश में हम क्या क्या करते हैं, कभी मेडिटेशन करते हैं, कभी घूमने जाते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, कोई मूवी देख लिया। तो ये जो सतचित आनंद है ये हमारा स्वभाव है। ये हमारा इमोशन नहीं है कि गुस्सा आना हमारा इमोशन है या चिंता करना इमोशन, ये इमोशन नहीं है। ये तो जो आपके 5 एलिमेंट हैं ये उनका अपना अपना इमोशन है। जैसे ओपनिंग होती है, लिवर को देखना है, लिवर बीमार है तो आंखों से दिखेगा, इमोशन से दिखेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये जो हमारे इमोशंस है, गुस्सा एक इमोशन है, और ये हम तब पकड़ते हैं जब ये नेगेटिव वे में हो। पॉजिटिव है तो इट्स ओके कि हमें, अगर मान लीजिए आप जबरदस्ती हमारी स्क्रीन पे आए और छेड़छाड़ करने लगे,
और आप नहीं मान रहे, तो हमें अगर यहाँ नाराजगी आपके ऊपर जता दी तो वो पॉजिटिव था, कुछ नेगेटिव नहीं हुआ, और आपको उससे क्या हुआ, एक डर पैदा हुआ और आपने तुरंत अपने आप को विड्रॉ कर लिया। लेकिन एक होता है कि हम छोटी छोटी चीजों में भी नाखुश होते हैं, हर चीज में हम कंप्लेन ढूंढते रहते हैं कि कुछ तो निकल आए, और हम निकाल लेते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि आपकी पॉजिटिविटी में से भी नेगेटिविटी निकाल लेते हैं, जाने कहा जहां कोई उम्मीद नहीं होती वहां से वो पिक कर लेते हैं कि ये नेगेटिव है। तो ये बीमारी है, ये परेशानी है। अब पैदाइशी अगर है तो पैदाइशी उस ऑर्गन में खराबी है तो उसमें हमें टाइम ज्यादा लगेगा, और कुछ होता है कि बीमारी होने के बाद ऑर्गन में प्रॉब्लम आ गई, तब हमारा स्वभाव चिड़चिड़ वाला हो गया, भय वाला हो गया। और तीसरा जो मैं हमेशा कहती हूँ कि परिस्थिति जन्य, कंडीशनल, हम गुस्सा नहीं करते लेकिन आप काम ही ऐसे कर देते हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि अगर हम गुस्सा ना करें तो प्रॉब्लम है, लेकिन उस आदमी का स्वभाव ही है यही करना, गड़बड़ करना, तो आप गुस्सा कर करके क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए हमें अपने आप में रहने की कोशिश करनी होती। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई एक इमोशन है जो ज्यादा आप पर हावी हो रहा है, चाहते हुए भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके वशीभूत हो गए, तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट डेफिनेटली काम करता है। लेकिन ये तब काम करेगा जब हमारा एक स्वभाव है, लोग कहते हैं इसका स्वभाव ही गुस्से वाला है, ऐसा नहीं कि उसको ये बीमारी मानते, कहते स्वभाव ही इसका गुस्से वाला है, तो उस समय तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर काम करके हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर बाद में आया है, एक्वायर्ड है, तो हो सकता है ऑर्गन सोर्स पॉइंट के साथ आपको जी क्लेफ्ट पॉइंट का कॉम्बिनेशन लेना पड़े, क्योंकि अगर कहीं किसी में इन्फेक्शन आ गया, इन्फ्लेमेशन, कोई भी डिजीज आ गई, तो उसकी वजह से नेचर चेंज होते हुए आपने भी देखा होगा, हमने तो बहुत देखा है कि लिवर में परेशानी है, गुस्सा पहला स्वभाव उनका बन जाता है, बीपी हाई है, गुस्सा पहला स्वभाव हो गया। तो उस समय हम गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमें कंट्रोल करना है उस ब्लड प्रेशर को, हमें उस शुगर को करना है, हमें जिनकी वजह से आए वो पॉजिटिव फैक्टर्स को निकालना है, ना कि अपने इमोशन को डोमिनेट मानते हुए उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू। मैम दूसरा क्वेश्चन मनोज जी अनुज कुमार जी का है, जी, वो अब अवेलेबल शायद नहीं। उनका अच्छा। क्वेश्चन मैम ये है कि खट्टा लीवर को बहुत पसंद है, तो क्या इससे डायग्नोसिस क्या बनता है कि आदमी की जो लीवर फंक्शन है वो डेफिशिएंट कंडीशन में? हाँ, और खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए उसके आगे मैं जोड़ देती हूँ कि मान लो कि उसका ऐसा है तो वो खाए कि ना खाए। तो पहला तो ये है कि जब हमें किसी चीज की कमी होती है तो वो ऑर्गन अपने आप को फुलफिल करने की कोशिश करता है। जैसे मान लो हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई तो हमको प्यास लगती है, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की, फैट की, ग्लूकोज की कमी हो गई तो हमको भूख का एहसास होता है, भूख लगी है, और जैसे ही आप वो खा लेते हो आपकी कमी पूरी हो जाती। इसी तरीके से जो आपका कहना है कि खट्टा, तो खट्टा हमें खाने का मन क्यों कर रहा है, क्योंकि लीवर डिमांड कर रहा है। लेकिन हम खाने की भी टेक्निक होती है, कैसे खा रहे हैं। अगर जल्दी 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 खूब ज्यादा खा रहे हैं, और खट्टे में क्या, मन तो खट्टे का है, खट्टा नेचुरल विटामिन सी वो चाहिए लिवर के हेल्थ के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए चाहिए। जैसे आप बर्तन साफ कर रहे हैं तो आपको डिटर्जेंट चाहिए, वो उसकी आप डिमांड कर रहे हैं कि हमें डिटर्जेंट चाहिए, तो हम बर्तन साफ कर दें। उस डिटर्जेंट की जगह हम आपको ले आके दे दें HCl, तेजाब, इससे साफ कर लो, तो क्या होगा कि वो उसको नुकसान पहुंचा देगा, आपके हाथ भी खराब हो जाएंगे, बर्तन तो खराब हो ही रहा है। ऐसे ही उसने डिमांड करी खट्टा, खट्टे में हमने क्या उसको दे दिया, विटामिन सी वाली चीजें दे दी, तो खुश हो गया, बढ़िया हो गया। अगर हमने उसको अचार, खटाई, ये सारी चीजें की, हमको तो भाई खट्टा ही अच्छा लगता है, बार बार खट्टा खट्टा खाया, तो वो चूंकि आर्टिफिशियल है,
तो वो हमें फिर नुकसान पहुंचाता है। तो खट्टा खाना उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन टू मच नहीं, और क्या खाना है उसकी क्वालिटी पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमारे ख्याल से संतुष्टि मिल गई होगी। जी मैम। मैम तीसरे किरण सिंह है, वो अवेलेबल नहीं है, उनको कंट्रोल साइकिल समझ में नहीं। अच्छा, कंट्रोल साइकिल समझ में नहीं आई। तो कंट्रोल साइकिल तो मैंने एक दिन में पढ़ाया था, पहले ही दिन शायद पढ़ाया था। तो सबसे पहले तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको एक बार देख लीजिए। एग्जाम्पल भी मैंने उसमें दिया था। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो समझ में ना आए, क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सवाल कई सारे लोगों का होता तो मैं इसका आंसर यहाँ पर रिपीट कर देती। एक को नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा उसको वीडियो को देख लें। थोड़ा सा बस इतना ही बता देना चाहती हूँ कि कंट्रोल का एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। रेनी सीजन में फ्लडिंग हो जाती है, हर जगह बाढ़ आ जाती है, पानी वाटर एलिमेंट एक्सेस हो गया। हाउ टू कंट्रोल वाटर, कैसे कंट्रोल करेंगे? तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दूसरे शहर में ताकि बराबर हो जाए। यहाँ फ्लडिंग की वजह से लोग सेफ भी रहें और दूसरी जगह पे जहाँ कम है वहां बराबर हो जाएगा। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम मदर सन साइकिल से भी करते हैं, और दूसरा पैसेज पॉइंट से भी करते हैं, आपस में ट्रांसफर कर दिया। दूसरा होता है जब बहुत ज्यादा बारिश हुई, खूब ज्यादा बढ़ते हैं, पानी बह गया, तो हम उसके कंट्रोलिंग के लिए डैम लगा देते हैं, डैम बना देते हैं। वो डैम किसका बनता है? अर्थ एलिमेंट का, यानी वाटर कंट्रोल्ड बाय अर्थ एलिमेंट। तो हम एक मिट्टी का घेरा बना देते हैं, डैम बना देते हैं, ताकि पानी इसमें कंट्रोल रहे। ऐसे ही किडनी की समस्या के लिए हम डैम बना करके भी किडनी को कंट्रोल कर सकते हैं। डैम कहाँ से बनाएंगे? स्टमक स्प्लीन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, अच्छा स्प्लीन का एक फंक्शन और भी है, ट्रांसपोर्टिंग का, ट्रांसफरिंग का, होल्डिंग का, रेजिंग का, कोल्डिंग का, कोल्ड का, वार्मिंग का, बहुत सारे इसके काम होते हैं। तो अगर आप स्प्लीन को एक्टिवेट कर लेते हैं, टोनिफिकेशन कर लेते हैं या बैलेंस कर लेते हैं, तो वो आपकी जो किडनी की प्रॉब्लम है उसका जो ओवरलोड हो रहा है उसको कंट्रोल कर लेता है। तो जैसे आपकी किडनी कंट्रोल हुई किससे? स्टमक स्प्लीन से। और या एनटी में देखें तो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब भी कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो किडनी की होगी, किडनी की होगी तो हार्ट अफेक्टेड होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कंट्रोलर होते हैं। तो इसी तरीके से जो एरो दिखाया गया है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ, एक एग्जांपल मैंने उसमें लिवर स्प्लीन का लिया था कि बच्चे को भूख लग रही, चूंकि स्प्लीन खुद कंट्रोल होती है लिवर से, उधर एरो बना हुआ है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? इसका तो लिवर खराब हो गया, लिवर की टॉनिक देते हैं और स्प्लीन कंट्रोल होती है। तो ऐसे ही आपको, और ये कब करते हैं? एक दो दिन की भूख में नहीं, बहुत पुरानी हो गई। तो कंट्रोल साइकिल एक दो दिन में नहीं यूज करते हैं, कंट्रोल साइकिल को हम क्रोनिक डिजीजेस में यूज किया करते हैं। तो आप भी उसको इसी हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट मैम मनोज कुमार जी हैं। जी, मनोज कुमार जी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी मनोज, बताइए। जी मैं पूछना चाह रहा था कि टाइफाइड जो होता है सैल्मोनेला बैक्टीरिया से, तो उसके इन्फेक्शन से तो आंत का ये बुखार होता है। तो आंत का बुखार होता है तो क्या इसमें जी क्लेफ पॉइंट और ऑर्गन सोर्स पॉइंट के कॉम्बिनेशन एलआई और एसआई का करने से क्या कंट्रोल होता है? बिल्कुल कंट्रोल होता है। एसआई में भी जरूरत नहीं पड़ती। एलआई के 2 पॉइंट जो है आपके, LI4 और LI7, इन 2 पॉइंट से अगर इनिशियल लेवल का इन्फेक्शन है तो निकल जाता है। जी लेकिन अगर ये इन्फेक्शन इनिशियल लेवल का नहीं है जी तो हमें उसमें पूरा इन्फेक्शन निकालने के प्रोटोकॉल्स जो होते हैं जी वो पूरा देना पड़ता है। ह्यूमिड हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन, वो पूरा देना पड़ता है, तब जाके कवर होता है। इनिशियल 2 पॉइंट से कवर हो जाता है। ठीक है। क्योंकि सब, हाँ क्योंकि मैं देखा कि मैं जब घर जाता हूँ तो उधर बहुत सारे, या घर के ही मेरे जितने भी हैं
वो टाइफाइड 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद विडाल टेस्ट कराते हैं सभी पेशेंट का डॉक्टर, तो वही टाइफाइड निकलता है। और टाइफाइड निकलने का मतलब कि 10 इंजेक्शन 12 इंजेक्शन उनको रोज एकदम देना पड़ता है। के बाद विडॉल 1 सप्ताह के बाद अगर आप कराएंगे तो सही तरीके से निकलता है जी। इसलिए जैसे ही फीवर हो तुरंत मत चले जाइए जी। 1 सप्ताह तक वेट करिए, हाँ। उसके बाद कराएंगे तो ठीक से निकलेगा। हाँ। तो इसी तरीके से आप उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और खान पान में सादा खान पान हो, क्योंकि ये जो मौसम है बारिश का, इसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, काफी बढ़ जाते हैं। जी। जैसे आपने कोई सब्जी रखी, फ्रिज में रखना भूल गए, थोड़ा सा भी बाहर रह गई तो हल्का सा उसमें स्मेल आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरे एक इन्फेक्शन जो सबसे ज्यादा होता है और जिस पर हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो है हमारे खाने का जो प्रिपरेशन करते हैं ना, उसकी मिस्टेक। एक तो हमारा बारिश के टाइम में जीआईटी जो है ना वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि 6 महीने सूर्य उत्तरायण में होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, और 6 महीने दक्षिणायन में होता है। तो ये जो आपका जुलाई है ना, ये चेंज ओवर का मौसम था, इसमें खूब पेट से संबंधित बीमारियां हुई। अब ये चला गया दक्षिणायन में, आदान काल विसर्ग काल। अब जो आपका जीआईटी है वो मजबूत होनी शुरू होगी, क्योंकि सूर्य दूर हो गया थोड़ा सा, तो अब इसको अच्छा माना जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आपका मन करेगा कुछ कुछ खाने का। बारिश हुई और आपका मन, लोग इमीडिएट कहते हैं कुछ खाते हैं और चटपटी चीज खाते हैं, वो बॉडी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है। और उसमें क्या खा लेते हैं, समोसा, पकौड़ा, कचौड़ी, फुल्की, ये सारी चीजें जो हाइजीन बहुत नहीं होती है। पनीर आजकल है, पनीर को कैसे रखा है, फिर हमने बाहर निकाला, फिर उसको कैसे यूज किया। पनीर और आपका पानी पूरी जिसे बोलते हैं जी। हमारे यहाँ फुल्की बोलते हैं, कहीं कहीं पानी पूरी बोलते हैं, कहीं पुचके बोलते हैं, अलग अलग सिटीज में। तो वो हमारे इन्फेक्शन का सबसे बड़ा सोर्स, और एक सबसे बड़ा सोर्स जो आपके घर के अंदर है। आप कहते हैं हम तो घर के बाहर निकले ही नहीं, फिर कैसे हुआ? तो अगर आप बिहार साइड के हो, चावल बहुत खाते हैं लोग। अगर चावल खाना बुरा नहीं है, चावल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चावल बच गया, अब आपको उसे शाम को खाना है, शाम का है सुबह खाना है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन आप उसको जब गर्म कर देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, उसमें कुछ गैसेस होती वो बदल जाती हैं, वो पनप जाते हैं, और उससे वो आपका चावल वो टॉक्सिक हो जाता है। अब आपने उसको गर्म किया, उसमें जीरा डाला और ये किया, उसको आपने जीरा राइस बना दिया, ये हो गया आपका टॉक्सिक। दूसरा, जब होटल में जाते हैं ना, तो होटल में भी आपको जरूरी नहीं कि फ्रेश खाना देंगे। अगर आपने मिक्स वेज मान लिया तो मतलब आप अच्छा पैसा दे करके बासी खाना खा रहे हैं। मिक्स वेज माने जितनी सब्जियां बच गई हैं लेफ्ट ओवर, वो सब मिला के भून भान के हल्दी मसाला डाल के आपको देनी है, अब वो आप खाएंगे और बीमार होंगे। उसके साथ आप चावल ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता। और चावल जब भी खाएंगे तो सादा चावल हमने बहुत कम देखा है। चावल खाएंगे ही आप, उसमें नींबू, जीरा और नमक वमक सब डला रहता है। क्यों नींबू डाल दिया भाई आपने? इसलिए डाल दिया कि अगर वो खराब हो रहा है तो उसमें खट्टापन हल्का आएगा, तो अगर हम नींबू डाल देंगे तो वो उसी में हमारा चल जाएगा। तो वो चल तो गया, लेकिन उसने जो उसका जो टॉक्सिक एलिमेंट था वो फूड पॉइजनिंग कर देता है। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बीमार करने में सहायक होती है, और हम मानने को तैयार नहीं होते कि हमने कुछ गलत किया है, हमने कुछ खराब खाया। नहीं, आपने अपने हिसाब से सही किया, गर्म करके खा लिया। अच्छा होता कि आप उसको सादा ही खाते, लेकिन आपने सादा नहीं किया और वो अभी ताजा हो जाएगा, गरम गरम करके ताजा नहीं हुआ, खराब हो गया। वो चीजें गरम करने पर खराब हो जाती, परिणाम होता है। तो आप 2 पॉइंट से करिए शुरुआत में, नहीं हो तो फिर पूरे पॉइंट ह्यूमिड हीट वाले आपको लगाने पड़ेंगे,
ठीक है जी। और एक मैम और क्वेश्चन और था कि K3 तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए लगाते हैं टोन, या फिर जो थकान मिटाने के लिए, लेकिन उसके साथ ये K7 दिया हुआ है कि इसको टोनिफिकेशन पॉइंट है। तो क्या ये दोनों को किस टर्म में यूज करते हैं एक साथ? K7 आपका पॉइंट है टोनिफिकेशन के लिए, किडनी यान का भी पॉइंट है ये। K3 उसका अपना खुद का पॉइंट है, सोर्स पॉइंट है जी। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। K3 ज्यादा आपको अच्छा रहेगा क्योंकि K3 उसका अपना खुद का पॉइंट है, सोर्स पॉइंट है। तो जब आप इसको टोन करते हैं तो उसका काम ही है एब्जॉर्प्शन का। तो केवल कैल्शियम ही नहीं, जो भी चीजें उसको रीअब्जॉर्ब करना है वो उसको रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। क्योंकि आज के टाइम में आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह बहुत ज्यादा कॉमन हो रही हैं, और कैल्शियम हम खा भी रहे हैं तो एब्जॉर्ब नहीं हो रही। खाना अगर एब्जॉर्ब हो गया तो बढ़िया है। तो इसके लिए अगर हम K3 को टोन करते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ती है। K7 लगाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, इसका फंक्शन और स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मैम श्यामा दुबे जी हैं। जी श्यामा दुबे जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, कहिए। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्रिएटिव 5 एलिमेंट्स की क्रिएटिव साइकिल कोई आप यदि किसी डिसीज का एक एग्जाम्पल दे के समझाएंगे थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। वैसे तो मैंने उसमें समझा दिया था, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी। वैसे तो मैंने इसको एग्जाम्पल दे के समझाया था, जी। लेकिन जब आप कह रही हैं तो चलिए एक बार कोशिश करती हूँ। जी कोशिश है। जी मैम। बीमारी के फॉर्म में जी। क्रिएटिव साइकिल, अगर जी। क्रिएटिव साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई तो आप इनकम्प्लीट हो जाएंगे, माने आप चले जी। जाएंगे। जी। क्योंकि पूरा क्रिएशन कंप्लीट हो गया ना आपका। जी जी पूरे 60 साल हो गए फिर। क्रिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ, है ना, और एंड्स विद डेथ। तो अगर आपका क्रिएशन पूरा हो गया तब तो हाँ, आप तो रहेंगे नहीं। नहीं रहेंगे। अच्छा एक काम करिए, आप अपना कैमरा ऑन करिए, आप हमको दिख मैडम क्यों नहीं रही? मैडम नहीं हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर तो रहने ही दीजिए। जी। जहां से आप बोल रही हैं उसके ठीक बगल वाला बटन है और ऑन हाँ भी है। मैडम, हाँ ऑन भी ऑन है। हाँ पर पता नहीं उस क्यों पर नहीं देख आपने रहा। उंगली तो नहीं रख दिया है? नहीं नहीं मैम, नहीं रखी है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो क्रिएटिव साइकिल ऐसे ही होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको हार्ट की बीमारी हो गई, मान लीजिए जी। किसी को भी हो गई। हम्म। तो अब हार्ट की जब बीमारी धीरे धीरे पुरानी होती है तो आप जी। देखते हैं धीरे से उसके आगे कौन है। हार्ट क्रिएट किसको करता है? स्टमक स्प्लीन को। इसमें जी। तो आपका उसके ब्लड से रिलेटेड आपको कॉम्प्लिकेशन दिखने शुरू हो जाएंगे, जी। उसको दिक्कतें होने लगेंगी, खून की कमी वगैरह होने लगती। और अगर पुराना हो गया तो वही आपके लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करता है, तो सांस फूलने लगती है। जी। सीढ़ियां चढ़ने इन सब में आप देखेंगे तो सांस फूलना शुरू हो जाती है, जो हार्ट की वजह से होती है। जी। लेकिन पहुंच गई लंग्स तक, हमारे लंग्स अफेक्टेड है, सांस फूलना माने लंग्स। जी। लेकिन उसमें भी कंडीशन होती, हमेशा नहीं फूलती। जी। वो जब तभी फूलेगी जब आप पैदल चलेंगे, वॉक करेंगे, जी। जी। तब अगर सांस फूलती है तो कार्डियक होता है। और जी। उसके बाद किडनी आ जाती है। अच्छा जी। लंग्स में एक और, इतना ही नहीं होता, अगर आपका हार्ट फेल्योर हो रहा है जी। तो उसका असर भी आप लंग्स पर देखते हैं। और जी। यही हमसे बड़ी भारी वाली चूक हो जाती है, वहां लीक करने लगेगा, उसका पड़ोसी ऑर्गन आपका लंग्स है। तो जब हार्ट जी। लीक करेगा, वेंटिकुलर, आप जब हार्ट फेल होने लगता है, लेफ्ट वेंटिकुलर फेलियर होने लगता है, तो उसका जो लीकेज है उसकी वजह से कहते हैं कि हार्ट लंग्स में पानी भर गया।
बलगम बनेगा, खांसी जी। आएगी, और आप सोचेंगे कि हमारे लंग्स में कोई इन्फेक्शन आ गया। हाँ, जी। आपके लंग्स में इन्फेक्शन आया है, लेकिन वो खुद का इन्फेक्शन नहीं है, वो जी। हार्ट के फेल्योर होने की एक वजह है, उसकी वजह से हो गया। तो ऐसे में अगर हम लंग्स का ट्रीटमेंट करते रहते हैं तो फेल हो जाते हैं, जी। और हार्ट को हम देखते ही नहीं। तो हमें तुरंत पलट के पीछे जाके हार्ट का ट्रीटमेंट मेन कर लेना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे आप देखेंगे तो किडनी पे आ जाता है, शरीर में स्वेलिंग आने लगती है, मुश्किल होने लगती है। तो सारे पूरा ऑर्गन जो उसका साइकिल है 5 एलिमेंट का, वो पूरा जी। कंप्लीट करती है हर एक। और यहाँ तक आते आते पेशेंट की हालत खराब है, फिर कोलैप्स हो जाता है, ब्लड के पैरामीटर गड़बड़ हो जाते हैं, माने आपके लिवर वगैरह भी डिस्टर्ब हो गया। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है उसमें। हर एक बीमारी, कोई भी बीमारी का नाम है, जैसे मैंने एक फुंसी का एग्जांपल लिया था जी। ये फुंसी भी 5 एलिमेंट को पूरा फॉलो करती है। ऐसे ही हर एक बीमारी कोई भी हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो 5 एलिमेंट के साइकिल को पूरा करने की कोशिश में लगी होती है। अगर हमने उसको ब्रेक कर दिया तो नॉर्मल हो गए, ब्रेक नहीं हो पाया तो फिर वो हमें आगे तो खतरे की तरफ पूरी बढ़ा देता है। मतलब पूरी साइकिल चलाएगी, आने की डेंजर है आखिर में हाँ, जी। शुरुआत में कंट्रोल कर लेना ज्यादा बेटर है, जैसे जैसे गंभीर होता जाता है हाथ में जी। आना रोगी का मुश्किल हो जाता है। जी। जी। मतलब ठीक। कोई भी बीमारी विंड से शुरू होती है मैम, है ना? अब आपने समझाया था। शुरुआत तो वहीं जी। से होती है, जी। लेकिन वो जी। विंड चूंकि दिखती नहीं हमें, जी। और एक तो दिखती नहीं है, दूसरे में इग्नोरेंस भी बहुत करते हैं। जब तक कि हम बिल्कुल घायल ना हो जाएं, हम अपनी प्रॉब्लम को ना तो शेयर करते हैं और ना तो उसको खुद अपने आप में महसूस कर पाते हैं। जी। जैसे आजकल आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या खूब ज्यादा देख रही होंगी, हड्डियों की बीमारी, कमर में हाँ दर्द, घुटने में दर्द, ये हो रहा है वो हो रहा है। जी। ये स्टार्टिंग इसकी शुरू हो जाती है 25-30 साल की उम्र में। जी। सिम्टम देना शुरू कर देता है शरीर, लेकिन हमको पता ही नहीं है ना इसके क्या सिम्टम होते हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते। और समझते तब है जब फ्रैक्चर हो ही जाता है, जब हमारे कार्टिलेज घिस ही जाते हैं, जब हमारे घुटने एकदम जाम हो जाते हैं, हम चलना फिरना हमारा दुश्वार हो जाता है, तब हमको 4th स्टेज में फर्स्ट स्टेज वाली फीलिंग आती है कि अब हमसे नहीं हो रहा है। और तब तक जब तक जाते हैं डॉक्टर को, बोलता है कि लेट हो गया, ही इज नो मोर, लेट हो गया। जी। जी। हाँ, तो बहुत आगे मैम निकल जाता है। जी। जी मैडम, घुटने का प्रॉब्लम अधिकतर लोग यही बोलते हैं कि जो उसका फ्लूइड है वो सूख गया है। तो आज थोड़ी ना सूख गया, हाँ। ये जी। अचानक सूख गया, सूखा तो शुरू से ना। जी। तो इसमें जी। भी तो हमारी गलती थी ना कि हमने उसको सूखने दिया, थोड़ा जी। दर्द जी। होता था टॉलरेट कर लिया, जी। जी। तो इसकी वजह से है। जी मैडम, और इसके लिए संतुष्ट हो जो गई है। आप? जी। जी। जी मैम, थैंक यू मैम। जी, थैंक यू। आप कुछ और थैंक सवाल यू कर मैम। रही थी क्या? हाँ जी, हाँ मैम, वो हम घुटने का ही पूछ रहे थे प्रॉब्लम की, घुटने के जो है उसके लिए जो है कोई मतलब कौन से वो पॉइंट सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए, घुटने में क्या है, उसकी पूरी स्ट्रक्चर है ना। जी हाँ। एक होती है घुटने में परेशानी ऑस्टियो अर्थराइटिस की वजह से, जिसमें उसमें उसकी हड्डियों में ना नोक निकल जाता है, जी। डिजनरेशन होने लगता है, स्पर निकल आते हैं, ऑस्टियोफाइट्स निकल आते हैं, उसकी वजह से होता है घुटने में दर्द। दूसरा, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में जब आपका सीआरपी वगैरह बढ़ के उसमें कोंचता है तो भी दिक्कत होती है, इन्फ्लेम हो जाता है। थर्ड, आपका गाउट होता है, जब आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल नी में जा करके पिंच करते हैं तो भी आपको दर्द होता है। फोर्थ होता है आपका रूमेटिज्म का, उसमें भी जा करके वो परेशान करता है घुटने को। पांचवा होता है आपका मेटाबॉलिक, कि जो भी टॉक्सिक एलिमेंट है अगर उसमें पहुंच गए तो आपको दर्द देता है। यहाँ भी देखिए 5 एलिमेंट हो गया। तो आपके घुटने, अच्छा इंजरी हो गई, मेनिस्कस टेयर हो गया, चोट लग गई, आप गिर गई, या आप रनर हैं, एथलीट हैं, दौड़ते हैं,
तो उसमें जो चोट होती है वो अलग टाइप की होती है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नी पेन। तो हमें इसकी पूरी तहकीकात करनी होती है, ब्लड टेस्ट देखते हैं, एक्सरे वगैरह है वो देखना पड़ता है। जब ये सारी चीजें पता चल जाती हैं तब उसके पॉइंट दें, तो आप कम पॉइंट में अच्छा और सटीक इलाज कर पाते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। जी मैम थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट मैम सुनील कुमार जी हैं। सुनील कुमार जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने 5 एलिमेंट में पेन बताया था, 5 तरीके का पेन भी होता है। ठीक है। वो पेन कौन कौन से हैं? अच्छा, पहला पेन होगा विंड टाइप, जी है ना। तो जी विंड का काम क्या है? मूवमेंट, घूमते रहना। तो विंड टाइप ऑफ जो मूवमेंट है उसमें शिफ्टिंग पेन होता है। आज जी हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, आपने उसका ट्रीटमेंट किया, दूसरे दिन पेशेंट को तो बहुत आराम मिल गया। लेकिन आज हमको दर्द हो रहा है शोल्डर में, आपने शोल्डर के पॉइंट लगाए, उसने कहा शोल्डर में तो बहुत मजा आ गया, लेकिन हमारी स्पाइन में आज बहुत दर्द है, कमर में बड़ा दर्द है। फिर आप उसका लगाते तो घूमता रहता, वॉन्डरिंग टाइप पेन होता है। तो शिफ्टिंग टाइप पेन जो होते हैं वो हमारे विंड के होते हैं। तो हमें वहां से विंड निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आप घूम घूम कर ट्रीटमेंट करते रह जाएंगे और रिजल्ट आपका बहुत अप्रोप्रिएट नहीं आएगा। दूसरा होता है कि हीट टाइप पेन। हीट टाइप पेन में, अच्छा पेन में पेन तो रहेगा, पेन का नेचर भी चेंज होगा। इसमें जो पेन होगा विंड वाले में कम ज्यादा वाला होगा, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, लगातार नहीं रहेगा, आएगा जाएगा, है ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। हीट टाइप ऑफ पेन जो होता है, हीट माने गर्म, तो यहाँ पर जहां दर्द हो रहा है वहां गर्माहट होगी, जलन टाइप होगा, और पेन अब फिक्स हो जाएगा, एक ही जगह है, घुटने में है तो घुटने में ही है, ऐसा नहीं कि कहीं और बदल गया। एक जगह, दो जगह या कई में भी है तो जलन के साथ होगा और दर्द पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा होगा। और अगर ये आपका ह्यूमिडिटी टाइप है तो अभी दर्द तो होगा, जलन भी हो सकती है अगर हीट मिक्स होगा तो। अगर हीट मिक्स नहीं, प्योर ह्यूमिडिटी वाला है तो जलन नहीं होगा, लेकिन अब घुटनों में जाम होना शुरू हो जाएगा। ह्यूमिडिटी माने कलेक्शन, तो कुछ वहां कलेक्ट हो जाएगा। तो आपका घुटना या कोई भी ज्वाइंट है उसे आप जब फोल्ड करेंगे या फैलाएंगे तो उतना फ्री होकर के नहीं फैलेगा। जबकि विंड वाला होगा तो दर्द तो हो रहा है लेकिन हम मोड़ सकते हैं। हीट वाले में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, ह्यूमिडिटी में ज्यादा करेगा, बोलेंगे नहीं मोड़ने फैलाने में, या बैठ गए उठ रहे हैं तो दर्द हो रहा है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। विंड में पेन तो है लेकिन आप बैठ भी सकते हो, खड़े भी हो सकते हो, ये ह्यूमिडिटी है। ड्राइनेस वाला जो है, ड्राइनेस माने और ज्यादा सूख जाना, तो ड्राइनेस टाइप ऑफ पेन में पेन बहुत शार्प हो जाता है, शूटिंग पेन हो जाता है, और इसके साथ में आपके जो घुटने या जो भी जॉइंट है वो स्टिफ हो जाता है। अब आप उसको ला के चाहें तो नहीं कर सकते, वो फिक्स हो गया एक जगह पे, लाइक फ्रोजन शोल्डर, एक जगह पे जाम हो गया, बड़ा उठाएंगे बड़ा करेंगे लेकिन लगेगा कि नहीं अब तो जाम हो गया, यानी वो ड्राइनेस का है, पेन भी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया। और पांचवा होता है कोल्डनेस टाइप, जिसमें वो बहुत पिंच कर करके बहुत तेज दर्द देता है। गंभीर बीमारियों में या रोग के आगे हो जाने पर, बढ़ जाने पर पांचवे टाइप का पेन आपको मिलता है। अच्छा, अगर आप वेस्टर्न मेडिसिन से कंपेयर करें तो इसमें भी अगर आप देखें तो एक होता है मस्कुलर पेन, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम का पेन, तो ये लिम्फेटिक का, तो लिम्फेटिक में कोई पेन होगा ही नहीं, स्वेलिंग बनी रहेगी। सर्कुलेशन वाले में आप देखेंगे कि पेन के साथ रेडनेस भी होगा। और अगर आप देखेंगे नर्वस वाले में तो नर्वस वाले में टू मच पेन होगा, अनबियरेबल पेन होगा, जैसे शाटिका पेन,
इस तरीके की चीजों में आप देख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम आपका इन्वॉल्व है। तो आई होप कि आपका आंसर हो गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट मैम पंकज जी हैं, वो अभी है नहीं मैम ऑनलाइन। अच्छा। तो पिछले वाले में मैम जो हमारा बच गए थे प्रियंका आर्या जी, वो अवेलेबल हैं। प्रियंका आर्या जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट लिखा है, फोन कर जी बोलिए। कर दिया था, नहीं म्यूट मैंने कर दिया था। आप नमस्ते अपना मैडम। सवाल पूछे। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, वैसे तो लगभग सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो चुके हैं। बहुत कुछ औरों बढ़िया, के। थैंक यू सो मच। हाँ जी जी। लेकिन मैंने एक कहा जो ही था आपको कि अगर केवल सुनता रहे कोई तो भी उसके डाउट क्लियर हो जाते हैं। जी एक क्वेश्चन था मैडम, आपने कहा था एक पर्टिकुलर सीजन पे, मतलब पूरे साल में एक पर्टिकुलर सीजन पे यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे मैडम? पर्टिकुलर सीजन में मतलब कि ऑटोनम, ये ऑटम वाले सीजन में होती है। आपने कहा था कि एक फिक्स टाइम का होती है प्रॉब्लम या समय पर, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे मैडम? पूरे साल ठीक रहता है और सितंबर अक्टूबर में यदि बीमार हो जाता है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? उस सीजन में कौन सा ऑर्गन डोमिनेट कर रहा है आप उस पर फोकस करेंगे। यस मैम। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए रेनी सीजन, अभी स्प्रिंग सीजन गया या अभी रेनी सीजन का ले लीजिए, तो रेनी सीजन में आपके कौन से ऑर्गन डोमिनेटिंग हैं 5 एलिमेंट चार्ट के अकॉर्डिंग? जी ड्राइनेस मैडम, एलयूएलआई। एक बार देख लीजिए इस सीजन में, रेनी सीजन में आपका ये थोड़ी आएगा। मौसम के अकॉर्डिंग आप पहचान लीजिए। अर्थ एलिमेंट आएगा। अर्थ एलिमेंट, बारिश हो रही ना, ह्यूमिडिटी, जी जी स्टमक स्ट्रीम, तो इस मौसम में आपको इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं, जितने पेशेंट, उनमें से ज्यादातर पेशेंट अच्छा मौसम के अकॉर्डिंग भी आते रहते हैं। एक हो सकता है इसी मौसम में पर्टिकुलर आना, माने जो एनर्जी है वो अपना काम कर रही है, तो ह्यूमिड हीट इन स्प्लीन, स्प्लीन में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बनते हैं। समझ गई? तो ऐसे इलाज करते हैं जी। एक सिंगल पॉइंट से कर सकते हैं, दो पॉइंट के कॉम्बिनेशन से, जैसी बीमारी हो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। ठीक है जी मैडम, एक क्वेश्चन और था जी। मैडम, यदि किसी ऑर्गन के कोरस्पॉन्डिंग पे हम दबाते हैं मैडम और वहां पे पेन मिलता है तो कैसे? आपकी आवाज कट जाने की वजह से नहीं आ रही है, आपका वीडियो होल्ड हो गया है। नेक्स्ट मैम पंकज जी आ चुके हैं। पंकज जी अपना माइक ऑन कर लीजिए आप। प्रियंका जी एक बार आपकी अगर वीडियो ठीक हो गई है तो एक बार फिर से आप बात करें, अनम्यूट करें अपना माइक का जो बटन है उसको ऑन करके। जी बोलिए। जी मैडम, किसी ऑर्गन को मैडम, जी ऑर्गन है मैडम, जैसे कि किडनी का ले लीजिए, किडनी के कोरस्पॉन्डिंग पे यदि हम प्रेस करते हैं और बहुत ज्यादा पेन मिलता है, और तो उसको मैडम कैसे ट्रीट करेंगे और कैसे पता करेंगे इसमें सूजन है या लार्ज हो गया या कोई फोड़ा है, कैसे पता करेंगे? देखिए ये सारे तो हमको संकेत देते हैं, बाकी आपको इसके सिम्टम देखने पड़ेंगे कि हमारे शरीर में इसके क्या सिम्टम आ रहे हैं। तो सिम्टम के अकॉर्डिंग हम देख पाते हैं कि वास्तव में इसमें क्या हुआ है। क्योंकि देखिए आपने जैसे बताया कि किडनी में छुआ टच हो गया, पेन हो रहा है, तो आप ये सेम प्रॉब्लम लेके किसी डॉक्टर के पास सपोज करिए जाती है, तो वो ये नहीं समझेगा कि हाँ यहाँ दर्द हो रहा है तो किडनी में ही कुछ है। वो आपसे इन्वेस्टिगेशन कराता है, अल्ट्रासाउंड हो गया, किडनी का पैनल हो गया, एक्सरे वगैरह हो गया, क्योंकि उसी जगह पे आपकी स्पाइन भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पाइन में ट्रबल हो,
या कुछ और हो तो वो रूल आउट करता है पहले, और फिर जो होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देता है। तो करेस्पॉन्डेंस पर पेन होने का मतलब है कि उस ऑर्गन में कुछ तो है, लेकिन क्या है इसका पता लगाने के लिए आपको सिम्टम पे जाना चाहिए। ये आपके पास रिपोर्ट्स वगैरह हो तो उसको देख के समझ सकते हैं। तो जब हम सिम्टम वगैरह देखते हैं तब उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि इसके अंदर में वास्तव में उस ऑर्गन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम चल रही है और वो ट्रीटमेंट देते हैं। जी, तो मैडम अगर लार्ज है, जैसे लीवर लार्ज है, तो मैडम क्या जी क्रैक पॉइंट वहां पे काम करेगा? लीवर एनलार्ज एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना। और केवल एक सिंगल पॉइंट से अगर आप लीवर एनलार्जमेंट को ठीक कर देंगी तो आपके पास 5 किलोमीटर दूर तक लाइन लगेगी कि अरे इन्होंने तो इतनी बड़ी गंभीर समस्या और छू के ठीक कर दिया, बाबा जी हो जाएंगी आप। जैसे बाबा जी लोगों के पास लंबी लाइन मिलती, कहते छू दिया तो ठीक हो गया। अभी ये थेरेपी उस लायक तो है, लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस चाहिए। लीवर एनलार्जमेंट एक बहुत बड़ी घटना है, कई वजहों से हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से लीवर एनलार्जमेंट होता है, स्प्लीन में इन्फेक्शन आ गया तो लीवर एनलार्जमेंट हो जाएगा। अब पता नहीं लीवर सिरोसिस का केस है इनिशियली, या कोई इन्फेक्शन है या क्या है, तो आप जज कैसे करेंगे? कर तो लेंगे इनिशियली, हो सकता है 2 पॉइंट से आप कर भी लें, सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ पॉइंट से, लेकिन हर जगह हर कंडीशन में ये 2 पॉइंट नहीं लागू होंगे। उसके लिए फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैम आपने बताया अभी जो पेन का बता रहे थे आप, यदि इसमें हीट ह्यूमिडिटी हीट आपने कहा, तो ह्यूमिडिटी हीट के लिए अब यदि जलन हो रहा है तो हीट निकालेंगे, या मैम अगर ह्यूमिडिटी है केवल ह्यूमिडिटी का पॉइंट देंगे? ह्यूमिड हीट का मतलब होता है इन्फेक्शन, अलग अलग नहीं। ह्यूमिड हीट दोनों कंबाइंड नाम लिया, नहीं तो मैं लेती ह्यूमिड या हीट अलग अलग। मैंने कहा ह्यूमिड हीट, ह्यूमिड हीट कंबाइंड फॉर्म में इन्फेक्शन को कहा जाता है। जी, तो जो मैम टाइफाइड है तो उसमें हम केवल लार्ज इंटेस्टाइन को ह्यूमिड हीट केवल नहीं लार्ज कर, इंटेस्टाइन, केवल लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्रोनिक प्रॉब्लम में मैडम काम करेगा? हाँ काम करेगा। थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन और। हाँ जी। मैम जीआईटी में हम स्टमक, एसआई और एलआई को लेते हैं, तो मैम क्या इसमें माउथ और इसोफेगस भी इंक्लूड होगा? ये स्टार्ट ही माउथ से हो रहा है, जी जीआईटी का स्टमक। स्टार्टिंग माउथ से है, लेकिन हम यहाँ जी डाइजेशन की शुरुआत देख रहे हैं मोटा मोटा, तो इसलिए जी हम जी वहां पर स्टमक और एसआई और एलआई को इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज आपकी स्प्लीन, पेंक्रियास, लिवर ये भी तो एसोसिएटेड ऑर्गन है, ऐसे ही आपका माउथ भी है। तो मेन ऑर्गन जहां जिस ट्रैक्ट में ज्यादा डाइजेशन हो रहा है हम उस ऑर्गन को ले रहे हैं, इसकी वजह से ये 3 ऑर्गन लिए जाते ज्यादातर, बाकी आते सभी हैं। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। नेक्स्ट मैम पंकज कुमार जी है। पंकज कुमार जी पर माइक अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम हमारे क्वेश्चन थे ये कि 5 पॉइंट को बॉडी के एक्सट्रीमिटीज के पेन के साथ कैसे कोरिलेट करेंगे, मतलब किस एलिमेंट का पेन किस मतलब उससे रिलेटेड है? हमें आपका सवाल नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आवाज में आपकी क्लैरिटी नहीं है। बॉडी की जो पेन है वो हमारे 5 पॉइंट से हम कैसे कोरिलेट करेंगे, उनका कुछ? अभी अभी जस्ट हमने बताया है, उस समय आप नहीं थे। यस तो मैम। आप उसको सुन लीजिएगा वीडियो में। सवाल दूसरा पूछिए। यस मैम। दूसरा कोई सवाल है आपका? यस मैम। लॉ ऑफ रूट एंड रूट का मैम ये जो नियम है वो कैसे काम करता है? ये हमने एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, पूरी क्लास ली थी इसके ऊपर, आप वहां से उसको सुन लीजिए। सुना कि नहीं आपने? वीडियो नहीं देखा शायद, सुना है मैम। तब तो उसमें ये से सवाल आना ही नहीं चाहिए था। नहीं मैम, उनमें से कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं पॉइंट की, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में भी आते हैं वही लोकेशन वाले पॉइंट्स।
कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। अगर फर्स्ट पॉइंट पर प्रॉब्लम है तो फर्स्ट एंड लास्ट का रूल लागू होता है, अदरवाइज आपके लॉ एंड फ्रूट एंड रूट वाले लागू होते हैं, तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल। मैम क्रिएटिव साइकिल के साथ तीसरा सवाल कि क्रिएटिव साइकिल वर्क कैसे करती है मैम, इसको एक बार थोड़ा सा। क्रिएटिव साइकिल जस्ट अभी अभी हमने उसको कंप्लीट कर दिया है। आप आज वाली वीडियो जब अपलोड होगी तो उसको सुन लीजिएगा, ठीक है। आखिरी कुछ मैम, ये थ्योरी मतलब माइंड में बैठती नहीं है, टीसीएम की जितनी भी प्रिंसिपल्स रहती हैं थ्योरी इन सबको माइंड। आवाज नहीं समझ में आ रही। मैम ये जो टीसीएम की थ्योरी और प्रिंसिपल्स हैं इनको याद कैसे करें, इनके लिए आप मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, आप कैसे याद करते थे खेमका सर से पढ़ के, उसका थोड़ा बहुत। ये याद नहीं होगा कभी, ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जब आप यूज करोगे। जैसे मैं हमेशा क्लास में भी बताती हूँ कि मान लो हमने आपसे कहा कि SP6 नोट कर लीजिए, कहीं भी ब्लीडिंग होती हो तो SP6 को टोन कर दो, तुरंत ब्लीडिंग रुक जाएगी। ऐसे और भी पॉइंट हमने आपको याद करा दिए, आपने याद कर लिए लेकिन भूल गए। कोई गिर गया और हमने आपसे कहा कि दौड़ो और उसको तुरंत SP6 पकड़ो और वहां लगाओ, आपने SP6 लोकेट किया और वहां पे आपने लगा दिया। अब कभी भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति गिरा, उसके ब्लीडिंग हुई, तो पॉइंट का नाम हो सकता है आपको भूल जाए, वैसे भूलेगा नहीं, लेकिन हो सकता है भूल भी गया तो लोकेशन आपको नहीं भूलेगा कि हाँ इसी जगह पे हमने पीछे एक पेशेंट को किया तो ठीक हो गया था। तो ये जितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती है उतना ज्यादा आपके ये याद हो जाता है। उसके अलावा आप प्रॉपर स्टडी करते हैं, समझते हैं, इसमें टाइम देते हैं। बिना टाइम दिए परफेक्शन नहीं आता है। अब देखिए आपने क्लिनिक खोल रखी है। नहीं सर की क्लिनिक पर है। नहीं पीछे दिख रही है ना, तो जिसकी क्लिनिक है उससे पूछना जरा। मैं कह रही हूँ पीछे क्लिनिक है, आप देख रहे हो। तो जिसने क्लिनिक खोली है उससे पूछना कि केवल 2 दिन 4 दिन पढ़ करके क्लिनिक खोल सकते थे क्या? नहीं। तो उसके लिए उतना चाहिए हमें स्टडी, उतनी मेहनत करी है इन्होंने, दीपक जी ने अच्छी खासी मशक्कत करी है इन्होंने, बड़ी बड़ी कुटाई होती थी एकेडमी में इनकी, इतना सुबह से शाम तक पढ़ाई पढ़ाई। तो ये ऐसे शॉर्टकट नहीं है कि कोई ऐसे ट्रिक है कि इसको ऐसे ऐसे फॉर्मूला है बना लो, नहीं, इसको तो आपको समझना ही पड़ता है। पॉइंट वगैरह जो आप देखते हैं याद हो जाते हैं, वो ऐसे याद हो जाते हैं। दिन भर आप वही बता रहे, वही कर रहे हैं सुबह से शाम तक, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन था ये, मतलब एक सर्टिफाइड कैसे बन सकते हैं लेकिन एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के गवर्नमेंट से वगैरह सर्टिफाइड एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हो जाएंगे, उस दिन आपको भी कर देंगे। हम खुद ही सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेट है ही नहीं हमारे पास, तो आपको कहाँ से देंगे? क्या जुगाड़ बताएंगे? जुगाड़ होगा तो पहले तो हम लेके बैठेंगे ना, तब तो आपको दिलाएंगे। हमारे पास कहाँ है? सर्टिफिकेट से पहले हमें सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। सर्टिफिकेट अगर कहीं से मिलने भी लगेगा, मिल भी जाएगा, तो भी हमें कॉम्पिटेंट होने के लिए सेल्फ सर्टिफाइड होना जरूरी है कि आपको क्या सचमुच में आता है, क्या आप देख सकते हो, कर सकते हो, यही आपका सर्टिफिकेट होता है। और मैं सर्टिफिकेट के लिए कभी परेशान नहीं हुई, कभी नहीं भागी। मेरा सर्टिफिकेट हमारे सर थे, आपके सर्टिफिकेट आपके सर हैं। तो ये जितना सिखाएं, जितना समझाएं, तो आप बस सीखते जाओ चुप हो करके, बोलना मत कि नहीं ये हुआ तो ये कैसे, यही नहीं हमारे हिसाब से तो ये भी जोड़ दो, नहीं। केवल मौन हो करके आपको सालों साल केवल देखना रहेगा।
ठीक है। मैंने, आप पूछ रहे थे कि मेरा 25 सालों का एक्सपीरियंस क्या है मेरे, और बाकी हमारे यहाँ पुराने बहुत से साथी भी जुड़े हैं, वो भी इस बात के गवाहदार होंगे कि जब तक सर थे शरीर में, तब तक मेरा जो आचरण था वो एक स्टूडेंट की तरह था। मैं मौन थी, मुझे बोलते बहुत कम लोगों ने देखा होगा, बहुत कम, अभी भी कम बोलती हूँ, केवल लेक्चर के टाइम में बोल लेती हूँ, उसके अलावा नहीं बोलती। सर के सामने कतई नहीं बोलती थी। सर ने जो कह दिया वो ब्रह्म लकीर है, जो भी उन्होंने कह दिया। अगर उन्होंने गलती से उल्टा भी बोल दिया, मुंह से LI4 की जगह LI5 भी निकल गया, तो फिर LI5 LI4 ही है। कभी बोली नहीं मैं, कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं किया। हाँ, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आए तो धीरे से पूछ लिया कि ये क्या है, लेकिन ये कहने की हिम्मत एंड तक नहीं जुटा पाई कि सर आप ये पॉइंट तो भूल गए होंगे, इसको कर देते तो अच्छा हो जाता, या ये कर दीजिए। जबकि सर इतना ज्यादा मानते थे, इतनी अथॉरिटी दे रखी थी कि कुछ भी अगर हम कर दें, माना वो ठीक है, फिर वो उस पर पेन अपनी कभी नहीं चलाते थे कि कर दिया तो कर दिया, कभी भी नहीं। इतनी अथॉरिटी के बाद भी मैं लास्ट टाइम तक बोलती नहीं, सीखती थी, केवल लर्निंग मोड में होती थी, कान खुले होते थे, मोबाइल बंद होता था, और इतना कड़ा रूल था कि अगर आप सामने बैठे हैं तो आप राइट और लेफ्ट नहीं देखेंगे। अगर एक पेशेंट आप देख रहे हैं, दूसरा आपके बगल में खड़ा है, तो उसकी ओर आपकी निगाह नहीं जानी चाहिए। कि 4 घंटे तपस्या के होते थे, उस दौरान कोई फोन कॉल नहीं, कहीं इधर उधर नहीं, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, रोगी और आप और सर, बस 3 के अलावा कुछ नहीं। एक एक पेज सर तो पढ़ा, जब प्रोटोकॉल पेशेंट को देखते थे तो देते देते बोलते थे कितनी किताबें, उनकी मेन 24 किताबें, और सारी किताबें 250-300 पेजेस, 500 पेजेस से नीचे कम ही होंगी, अराउंड इतने की होंगी। कहीं भी किसी पेज से पूछ लेते थे। अच्छा जी, टाइप्स 23 में जो पेज नंबर 150 पर प्रोटोकॉल लिखा है नीचे वाला, वो जरा बोलना। ठीक है, बताते नहीं थे कि आज हम इससे ये सवाल पूछेंगे, इतने बजे पूछ लिया कि ये बताना। अब अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप उसको पलटेंगे जल्दी से। अब वो डांटते नहीं थे कि तुमने किताब क्यों पलटी, किताब पलट के खोल करके उनके सामने ही वो प्रोटोकॉल बोल देती थी। बोल दिया, माना कि ये दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो वो यहाँ फीड हो गया। दोबारा अगर उन्होंने पूछ लिया कि उस पेज पे जो प्रोटोकॉल था वो क्या था जो उस दिन तुमने बताया था, तो फिर दोबारा अलाउ नहीं है कि आप उसको खोल के फिर से पढ़ दीजिए, दोबारा यहाँ से निकलना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इसमें मेहनत बहुत लगी है। टाइप्स 18 जो है टंग डायग्नोसिस की, उसको उन्होंने मुझे 18 टाइम्स पढ़वाया है, 18 टाइम्स, फ्रंट से लेकर के कवर पेज से बैक पेज तक। अब बीच बीच में पूछते थे, कोई भी टंग की पिक्चर आती थी, कोई पेशेंट आता था तो बोलते थे अर्चना बताइए कौन सी टंग है। हमारे बड़े साथी जो सीनियर बुजुर्ग थे, उनके मन में ये भ्रम पैदा हो गया लास्ट में कि सर इनसे पूछते हैं, मतलब सर को कम आता है और सर हमसे पूछ के लिखते हैं। फिर एक दिन हमने वेरीफाई किया, भैया ये भ्रम मत पालो, ये हमारी पढ़ाई चल रही है, सर की नहीं चल रही, सर ने तो किताब लिखी है, ये क्या कर रहे हो। अरे सर को तो आपको तो बड़ा ज्ञान था टंग डायग्नोसिस का, सर भी आपसे पूछते थे। हमने कहा कितना भी कर लोगे, हम चढ़ते नहीं झाड़ पर कभी, हमें हमारी औकात पता है, आज भी पता है, पहले भी पता थी। तो सर हमें पूछते नहीं, हमें सिखाते हैं, वेरीफाई करवाते हैं कि देखो ये जो टंग है किस चीज की है। अब जो बता दिया, अगर वो समझ में आ रही है तो वो मुस्कुरा के लिख देते थे बस। तो ये हमारी परीक्षा थी। आज मैं जो इस जगह बैठी हूँ आपके सामने और आप लोगों को कुछ कहने पाने में सक्षम हूँ,
तो ये उनकी देन है। इसीलिए मैं दिन रात उनको, सुबह से रात तक कोई ऐसा दिन, कोई एक घड़ी घंटा नहीं होता होगा जब मैं उनकी यादों में न रहती हूँ, क्योंकि ये जो जीवन है, जो व्यक्तित्व दिया है, ये उन्हीं का दिया है। आप खेमका जी को मेरे लाइफ से हटा दीजिए, मैं जीरो हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, खत्म हूँ। तो ये ध्यान रखना कि शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी अभी, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत छोटे हो आप, 19 सिर की है। झुका करके चुपचाप बहुत ज्यादा सीखना है, बिना बोले। शर्त यही है, बिना बोले। अगर बोल दिया तो नहीं सीख पाओगे कभी। बहुत से लोगों को हमने देखा है, पूछते कम है, बताते ज्यादा है। मैं समझ जाती हूँ इनका सीखने का टाइम नहीं आया। ये सीखने नहीं आए, सिखाने आए हैं। सिखा दो, सीख लेती हूँ कि इनके जैसा नहीं करना है। ठीक है, तो यही सीखने का ट्रिक है। ऐसे ही आप सीख सकते हो। बाकी इसका कोई ना शॉर्टकट है, ना कोई और रास्ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम लास्ट में प्रियंका जी का हैंड रेज हुआ है। किसका? प्रियंका आर्या जी का मैम फिर से हैंड रेज प्रियंका हुआ है। आर्या जी का तो हो गया ना? जी मैम, सभी का हो गया मैम। अच्छा, इनको फिर कोई डाउट है? ये डाउट तो चलते रहेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने हैंड रेज किया है। ये उस दिन भी कर रहे थे, नहीं हो पाया था, तो आप इनका कर सकते हो। प्रियंका जी ने तो पूछ लिया है। मोहम्मद अब्दुल्ला जी अपने माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग मैडम, आवाज आ रही है? सर, बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, at least I can hear you. Yeah. मैडम, I would like to learn as much as possible. मुझे ये ट्रीटमेंट सीखना है और मेरे मॉलडीव्स पीपल को सिखाना भी है। बिल्कुल। And I have a problem in my nose. This one is breathing, but this one is blocked. Right side is blocked, and night time both nose is blocked. So first of all, I would like to treat myself and gain some knowledge from you and treat my family members and Maldives friends. And इस ट्रीटमेंट को मॉलडीव्स में पहलाना है, I mean ट्रेनिंग करना है। Yes, you have to spread this therapy to Maldives. Of course, you should spread there. Your problem is related to so many factors. First of all, it may be because of allergic problem. It may be because of nasal polyp. It may be because of allergic rhinitis or simple rhinitis. Madam, I think 15 years ago, I have done nasal polyps operation. Yeah. Because of sinusitis or something like this. ENT doctor ने operation करवा लिया है. After that, no surgery, but now it is getting some problems. Yeah, because it is recurred again. Your voice indicates it is nasal polyp. In this problem, you have to just send detail on my treatment number, and it will be available on your WhatsApp group. And there, I can try to solve your problem. Okay. And I want to learn as much as possible from you, madam. Yes. Whenever you held any training program, teach as much as possible. Okay. Okay, sir. Thank you, madam. Okay, thank you What so are much. things I have to send regarding my case treatment for? It will be available in WhatsApp group just after finishing this class. Okay. Thank you, madam, for giving us a chance. Thank you so much, sir. Thank you. Bye bye. Namaskar. Bye.
अनुपम जी, आप हमसे पूछ रहे थे कि आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, टाइमली कैसे होगा। टाइमली हो चुका है और आज की यहीं पर बस फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे। और हाँ, कल आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा कि लास्ट क्लास होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके फिनिश हो चुके हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत होंगे कल ये कंप्लीट हो जाएंगे और फिर कभी हम किसी और सेशन में ऐसे ही मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।